हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिव स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में बिहार एपीओ लॉ पेपर को देखेंगे, जो कि आगामी परीक्षा बिहार एपीओ के साथ साथ अन्य कॉमन लॉ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्पफुल साबित होगा। और एक विशेष तथ्य है कि आप जब कभी भी किसी भी लॉ के एग्जाम की तैयारी करें तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को अवश्य ही देख लें, जिससे कि आपको अंदाज़ा लग जाए कि किस टॉपिक पर आपको सबसे अधिक फोकस करना है। तो यदि आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व एवं टेस्ट पेपर्स को फ्री में चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको स्पेशल टॉपिक पर वीडियोज और प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, जिनको फॉलो करके आप कम समय में एग्जाम को पास कर सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं और आने वाली वीडियोज से अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होता रहे। तो शुरू करते हैं बिहार एपीओ से रिलेटेड लॉ पेपर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 397(1) तक सारवान अपराध का गठन करती है? ये केवल धारा में उल्लेखित अपराधों के संबंध में न्यूनतम जेल कारावास का प्रावधान करती है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, अपराध का दुष्प्रेरण हमेशा एक अपराध होता है? आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, दर्शकता का अपराध निम्न में से किस प्रावधान में दंडनीय है? धारा 354D में पीछा करने के बारे में बताया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354D पीछा करने और 354C में दर्शकता बोरिज्म के बारे में बताया गया है। तो आंसर बी है। और सी में जो कि ए है, इसमें लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के दंड के बारे में बताया गया है। और 354B में विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या अपराधी बल का प्रयोग के बारे में प्रावधान किया गया है। तो प्रश्न के अनुसार आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, भारतीय दंड संहिता के संशोधन के पश्चात यदि कोई व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध का पूर्व में दोषसिद्धि किया गया है और उसी अपराध के लिए बाद में दोषसिद्धि किया गया है, तो भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित में से किस धारा के तहत उसे दंडित किया जाएगा? तो 376E के तहत दंडित किया जाएगा पुनरावृत्तिकर्ता अपराधों के लिए, क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 376E है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, निम्नलिखित में से कौन झूठी साक्ष्य देने के लिए अपने विरुद्ध कार्रवाई के लिए दायी है? तो जो भी शपथ द्वारा सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है, जो भी विधि के किसी अभिव्यक्ति उपबंध सत्य कथन करने के लिए आबद्ध है, जो भी किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है, उपरोक्त सभी। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, भारतीय दंड संहिता की धारा 80 के तहत दुर्घटना का अपवाद तक उपलब्ध होगा जब किया जाने वाला कार्य एक विधिपूर्ण साधनों द्वारा विधिपूर्ण तरीके से और विधिपूर्ण कार्य करने में हो, तो 80 का लाभ उपलब्ध होगा। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 3 न्यायाधीशों की पीठ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 333 के संबंध में 4 बिंदु परीक्षण विहित किए हैं? तो विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य ऑल इंडिया रिपोर्टर 1958, सुप्रीम कोर्ट 465 के मामले में। आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, एक विवाहित महिला शादी के दिनांक से 7 साल के भीतर आत्महत्या करती है, ये साबित है कि उसके पति ने उसके साथ क्रूरता की थी। न्यायालय प्रकरण से समस्त उपस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उपधारणा कर सकती है कि ऐसी आत्महत्या पति द्वारा उत्प्रेरित की गई है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, भारतीय दंड संहिता के अध्याय 4 के अंतर्गत साधारण अपवाद के तहत आने वाले कार्य करने वाले व्यक्ति को क्या दंड दिया जा सकता है? कोई भी दंड नहीं दिया जा सकता है। आरोपी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत आते हैं। जनरल एक्सेप्शंस, जो कि भारतीय दंड संहिता का अध्याय 4 है। आंसर ए सही है कि कोई दंड नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, एक शल्य चिकित्सक एक रोगी को सद्भावनापूर्वक सूचित करता है कि उसकी राय में वे जीवित नहीं रह सकता है। इस आघात के परिणाम स्वरूप उस रोगी की मृत्यु हो जाती है। उसके द्वारा कौन सा अपराध कारित किया गया है? तो उसके द्वारा कोई भी अपराध कारित नहीं किया गया है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये देखना है। तो धारा 307 भारतीय दंड संहिता के तहत दोष सिद्धि के लिए यह आवश्यक नहीं है कि मृत्यु कारित करने के योग्य शारीरिक क्षति कारित की गई हो, ये सही है कथन। और जो बी और सी में जो दिए गए हैं वो गलत हैं। तो आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, भारतीय दंड संहिता में सामान्य अपवादों में उपबंधित सामान्य प्रतिरक्षा का अविभाग लिया जा सकता है? केवल भारतीय दंड संहिता के अपराधों के लिए, केवल भारतीय दंड संहिता एवं स्थानीय विधि के अंतर्गत अपराधों के लिए, केवल भारतीय दंड संहिता एवं विशेष विधि के अंतर्गत अपराधों के लिए, भारतीय दंड संहिता एवं स्थानीय अथवा विशेष विधि के अंतर्गत अपराधों के लिए। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, दुष्प्रेरण घटित होने के लिए दुष्प्रेरित कृत्य का कारित होना आवश्यक नहीं है। दुष्प्रेरित कृत्य के कारित किए बगैर भी दुष्प्रेरण का अपराध घटित हो जाता है। तो
तो आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, जो कोई किसी शिशु का इस आशय से व्यपहरण या अपहरण करेगा कि ऐसे शिशु के शरीर से कोई भी जंगम संपत्ति बेईमानी पूर्वक ले ले वे भारतीय दंड संहिता की धारा 369 के अधीन दंडित किया जाएगा यदि ऐसा शिशु जिसकी आयु 10 वर्ष से कम है। तो आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, यदि एक पुलिस अधिकारी किसी भी पुलिस थाना परिसर में बलात्कार करता है, ये किया जा सकता है धारा 376 सब क्लास 2 ए के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, इसमें सन्निविष्ट हैं जिनको आंग्ल लेखक आंतरिक विद्वेष के सिद्धांत के रूप में वर्णित करते हैं। तो धारा 301 को अंतरण विद्वेष के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु करता है, उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वो 301 में दंडित किया जाएगा। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के प्रकरण का संज्ञान सेशन न्यायालय द्वारा लिया जा सकता है केवल जबकि मामला मजिस्ट्रेट द्वारा उपार्पित किया गया हो तब। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 300 के खंड 3 के अर्थ एवं परिधि को स्पष्ट किया है विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दिए गए कूट की सहायता से। अपराध करने के लिए उकसाया जाता है उसको दुष्प्रेरण कहते हैं, और अपराध करने के लिए जो सहमति होती है वो आपराधिक षड्यंत्र होती है 120 के अंतर्गत। और गंभीर और अचानक प्रकोपन हत्या की कोटि में न आने वाला अपराधी मानववध होता है, जो कि 300 का अपवाद पहला है। और कार्य जो कि आपराधिक आश्रय के बिना अन्य अपहान के निवारण के लिए किया गया है वो की आवश्यकता के अंतर्गत आता है। तो जो कूट की सहायता से आंसर है आपका, आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, विधिक अधिकार का रूप अथवा रंग किस अपराध के लिए अभियोजन के लिए प्रत्यक्षा हो सकती है। तो आपराधिक दुर्प्रयोग के लिए। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, अनेक व्यक्तियों के जीवन की रक्षा के लिए किसी भी एक की हत्या करने की अनुमति आवश्यकता के आधार पर नहीं दी जा सकती। ये सिद्धांत जिसका भारत में अनुसरण किया जाता है सबसे पहले क्वींस बेंच डिवीजन ने निम्नलिखित मामले में प्रतिपादित किया था, आर बनाम मूरे, आर बनाम डडले स्टीफन के मामले में। तो आंसर बी है। आर बनाम डडले स्टीफन के मामले में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, यदि एक टेस्ट नॉन फैसिट रियूनिसी में सिट रिया आपराधिक विधि का एक मुख्य सिद्धांत है जो कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त सिद्धांत को सही ढंग से परिवर्तित करता है। तो अपराध घटित करने के लिए एक टेस्ट रियूस और मेंस रिया होना ही चाहिए। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, दोहरे परिसंकट के विरुद्ध संरक्षण अंतर्विष्ट है संहिता की धारा 71 में। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, कूट रचित या कूटकृत करेंसी नोट या बैंक नोटों को कब्जे में रखना दंडनीय है धारा 479 सी के अंतर्गत। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, वस्तुएं जो डकैती की विषय वस्तु थीं एक ही प्रेरणा पर बरामद हुई थी किंतु ये डकैतों में से एक के रूप में नहीं पहचाना गया था, उसको किस धारा के अंतर्गत दंडित अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता है। धारा 412 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 412। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, आजन्म कारावास से विपरीत है संपूर्ण शेष जीवन अवधि के लिए कारावास। आजीवन कारावास का मतलब संपूर्ण शेष जीवन की अवधि के लिए कारावास से होता है। आंसर डी है। जबकि धारा 57 में सिर्फ गणना के संबंध में प्रावधान किया गया है कि 20 वर्षों के तुल्य गिना जाएगा, और वैसे तो संपूर्ण जीवन शेष जीवन के लिए ही आजीवन कारावास का दंड दिया जाता है। तो आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, ये न्यायालय में संपुष्टिकारक साक्ष्य के रूप में उपयोग करने के प्रयोजन से दुकान की पुस्तक में अन्य असत्य इंदराज करता है, वे दंडनीय अपराध करता है। धारा 193 के अंतर्गत मिथ्या साक्ष्य के लिए दंडित किया जाएगा। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, एक महिला के सोते समय उसका पति उसका गला घोटने का प्रयत्न रस्सी की सहायता से करता है, पति दोष सिद्ध किया जा सकता है धारा 307 के अंतर्गत हत्या के प्रयास के लिए। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, कब्जे के आवश्यक तथ्यों पर निम्न में से किस दृष्टांत में प्रकाश डाला गया है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 378 के दृष्टांत CDEF में किया गया है, जो कि कंटिन्यू CDEF के संपत्ति में है, वो कब्जे के संबंध में प्रकाश डालती है। तो आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत चोरी अंग्रेजी कानून में लारनेसी से भिन्न है, जिसमें विचारित है स्थायी लाभ तथा हानि। आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, ये एक भारतीय नागरिक है इंग्लैंड में जारक्रम जो कि उस आदेश में अपराध नहीं है करता है, कथित अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। भारत के किसी भी स्थान में स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी का न्यायालय जहां भी तो पाया गया हो उसको दंडित किया जा सकता है जारक्रम के लिए। परंतु भारत में भी 2018 में, जो कि 21 अप्रैल 2018 को अमेंडमेंट हुआ है, जारक्रम अपराध नहीं है। 497 को अपराध नहीं गठित किया गया है।
परंतु 21 अप्रैल 2018 से पहले झारखंड भारत में अपराध था। तो आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। धारा 105 के तृतीय भाग की भाषा भारतीय दंड संहिता के निम्न में से किस धारा के समान है? भारतीय दंड संहिता की धारा 39 के समान है। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित में से कौन सी धारा अंग्रेजी कानून की द्वितीय डिग्री में प्रमुख के रूप में शामिल करती है? तो धारा 114। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। भारतीय दंड संहिता की धारा 120A के अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा ली गई है। मुलचे बनाम रेक के मामले से ली गई। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। निम्न में से किस धारा में दी गई व्यक्ति की परिभाषा की प्रकृति को देखते हुए मानव वध को एक व्यक्ति द्वारा एक व्यक्ति की हत्या के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है? भारतीय दंड संहिता की धारा 11 में प्रावधान दिया गया। आंसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग किसी भी अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध करने के लिए अनुज्ञा दे सकता है केवल इस निम्न अधिकतम अवधि के लिए, 15 दिवस की अवधि के लिए। तो आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। किसी भी अपराध का संज्ञान लिया जा सकता है? तो किसी भी मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग या मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग जो कि उस हेतु विशेष रूप से अधिकृत हो के द्वारा। तो आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। धारा 207 या 208 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभियुक्त को प्रतिलिपियां दायर की जाएंगी मजिस्ट्रेट के द्वारा। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया समन मामलों की विचारण की प्रक्रिया से निम्नलिखित आधार पर भिन्न है। समन मामलों में चाहे वे मामला पुलिस रिपोर्ट पर अंततः किसी भी आधार पर संस्थित हुआ हो, विचारण की प्रक्रिया एक ही है। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, उच्च न्यायालयों के द्वारा की जाती है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। अभियोजन की पूर्ण स्वीकृति संबंधी धारा 197 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन संरक्षण प्राप्त है। तो सभी लोक सेवकों को और केवल न्यायाधीश व मजिस्ट्रेट को, संघ के सशस्त्र बल के किसी सदस्य अथवा राज्य सरकार के अथवा प्रतिनिधित्व बल के सदस्यों को, जबकि उसके द्वारा किए गए अपराध के बारे में यह अभिकथित है कि वे उसके द्वारा तब किया गया था जब वह अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहा था अथवा ऐसा करना तात्पर्य था। तो सभी परिस्थितियों में 197 का संरक्षण प्राप्त है। तो ऊपर लिखित प्रश्नों के उत्तरों के अनुसार आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। कोई न्यायालय ऐसी किसी अपराध का संज्ञान उस अपराध से व्यथित किसी व्यक्ति अथवा उसके संबंधी जो रक्त विवाह या दत्तक से संबंधित हैं द्वारा किए गए परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं जब वह अपराध अध्याय 20 के अधीन विवाह के विरुद्ध है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन जमानत हेतु आदेश दिया जा सकता है केवल अजमानती अपराधों के संबंध में। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। धारा 438 एवं 439 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के समान बात यह है कि इन दोनों में से किसी भी प्रावधान के अधीन पारित आदेश केवल गिरफ्तारी पर ही प्रभावशील होगा, अन्यथा नहीं। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। कोई भी प्रतिभूति जिससे दिए जाने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 8 के अधीन जांच उपरांत किसी व्यक्ति को आदेशित किया जा सकता है, वह उस रकम से अधिक रकम के लिए ना होगी जो कि धारा 111 के अधीन दिए गए आदेश में विनिर्दिष्ट है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। धारा 145 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन आदेश निम्नलिखित के संबंध में दिया जा सकता है। किसी भी भूमि या जल की जिसके अंतर्गत फसलें व भूमि की उपज या लाभ में भी सम्मिलित हैं। तो आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। ये सही नहीं है कि मजिस्ट्रेट धारा 146 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन विवाद की विषय वस्तु को कुर्क कर सकते हैं। धारा 145 सब क्लास 1 के अंतर्गत आदेश पारित करने के बाद किसी भी समय यदि वे ऐसा करना आवश्यक समझते हैं। तो आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अभियुक्त का परीक्षण करते हुए न्यायालय अभियुक्त को प्रश्नों के उत्तरों देने हेतु विवश नहीं कर सकते हैं। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 345 के अधीन न्यायालय की अपनी अवमानना के अपराध का संज्ञान करने तथा अभियुक्त को दंडित करने का अधिकार प्राप्त है, किंतु इस धारा में कार्रवाई की जा सकती है केवल सिविल या दंडिक न्यायालय द्वारा या राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा नहीं, केवल उसी स्थिति में जबकि अवमानना का अपराध न्यायालय की दृष्टिगोचरता या उपस्थिति में किया जाता है, उस स्थिति में भी जबकि अवमानना का अपराध न्यायालय के बाहर एवं उसकी दृष्टिगोचरता में किया जाता है। और डी किसी भी समय धारा 468 में उल्लिखित अवधि की समाप्ति के पूर्व की जा सकती है। तो आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। किसी चिकित्सा व्यवसाय द्वारा अभियुक्त का बलात् परीक्षण विधि द्वारा अधिकृत है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51। किसी भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा 24 घंटे से अधिक अवधि के लिए। धारा सहित 53 दंड प्रक्रिया संहिता के स्पष्ट प्रावधान करती है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसको आने जाने के समय को छोड़कर 24 घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं किया जाएगा। 24 घंटे में उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, निकटतम मजिस्ट्रेट के। तो आंसर बी हो जाएगा। बिना मजिस्ट्रेट की विशिष्ट आज्ञा के 24 घंटे की अवधि से अधिक के लिए यदि उसे बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया है तो नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति की मांग किसी भी ऐसे व्यक्ति से कर सकता है
जो ऐसी सूचना प्राप्त होने पर कि उस व्यक्ति द्वारा शांति भंग किया जाना संभाव्य हो। तो आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। यदि ये कहा जाता है कि कोई भी सशस्त्र न्यायालय किसी भी आरंभिक वाले न्यायालय के रूप में किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं ले सकते हैं, जब निम्न में से कौन सा उत्तर सही होगा? इसमें से विधि द्वारा उपबंधित कुछ अपवादों को छोड़कर ये सही हैं। तो आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। ऐसे मामलों में जहां अपराध केवल अन्य रूप से सशस्त्र न्यायालय द्वारा विचारणा योग्य ही है, वहां उन्मोचन का आदेश कौन दे सकता है? तो सशस्त्र न्यायालय दे सकते हैं। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। एक मजिस्ट्रेट के समक्ष ए शपथ पर यही कथन करता है कि उसने बी को क्लब में सा को मारते हुए देखा था। बाद में सशस्त्र न्यायालय के समक्ष हुए शपथ पर कहता है कि बी ने सी को कभी नहीं मारा। यदि मिथ्या साक्ष्य के अपराध के लिए ए का अभियोजन किया जाता है, तब आ पर अनुकल्प में आरोप लगाया जा सकता है, और चाहे ये न सिद्ध हो सके कि दोनों विरोधी कथनों में से कौन सा कथन मिथ्या था, फिर भी उसे मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी ठहराया जा सकता है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। साक्ष्य अभियुक्त अथवा उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में ली जानी चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? तो अभियुक्त रूप से उपबंधित कुछ बातों को छोड़कर ये एक सामान्य नियम है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। जब अभियुक्त दोष सिद्धि कर दिया जाता है और अपील लंबित है, तब अपराध का समन अपील न्यायालय की अनुमति के बिना नहीं की जा सकती है, चाहे वे अपराध धारा 320 की उपधारा 1 अथवा उपधारा 2 की सारणी में उल्लिखित अपराध हो। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में अभियोजन संचालित करते हैं सहायक लोक अभियोजक। सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति के बारे में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 25 में प्रावधान किया गया है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। मजिस्ट्रेट किसी अपराध का परिवाद प्राप्त करने पर परिवादी से अपने सब साक्ष्यों को पेश करने की अपेक्षा करेंगे और उनकी शपथ परीक्षा भी करेंगे। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। यदि किसी विचारणा कार्रवाई में अभियुक्त दोषी होने का विघटन करता है, तो विचारणकर्ता न्यायालय उसके विवेचन के आधार पर उसे दोष सिद्धि कर सकते हैं। तो आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। निम्नलिखित में से किस बात में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की संवैधानिकता की वैधता को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गई थी? तो बम्बई राज्य बनाम काठीकालू, इनायतुल्लाह बनाम महाराष्ट्र राज्य, नंदनी सतपथी बनाम पीएल धनी, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमान उपाध्याय के मामले में। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा में जीवन की उपधारणा उपबंधित है? तो जीवन की उपधारणा के बारे में धारा 107 में बताया गया है, और 108 में मृत्यु की उपधारणा के बारे में बताया गया है, और 106 में रेप्स एक्सालिक्यूटर के बारे में बताया गया है। तो प्रश्न के अनुसार जो है आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। निम्नलिखित में से कौन लोक दस्तावेज नहीं है? तो गिरफ्तारी का वारंट लोक दस्तावेज है, आरोप पत्र लोक दस्तावेज की श्रेणी में आता है, एक पंजीकृत विक्रय लेख लोक दस्तावेज की श्रेणी में आता है, परंतु सब परीक्षण रिपोर्ट लोक दस्तावेज नहीं है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। इलेक्ट्रॉनिक करार के बारे में धारणा का प्रावधान किस धारा में दिया गया है? तो धारा 85A में दिया गया है, और 85C में इलेक्ट्रॉनिक्स सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है, और 85A में पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में बताया गया है, और 85B में इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट, और 85C में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट के बारे में। तो प्रश्न के अनुसार आंसर ए सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 41 में निम्न में से किस प्रकार की आधिकारिकता का उल्लेख नहीं किया गया है? तो राष्ट्रीय विषयों का नहीं किया गया, दिवाला विषयक, प्रबोध विषयक, नवाधिकरण विषयक का उल्लेख किया गया है धारा 41 में। तो आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत न्यायिक अपेक्षा शब्दावली से अभिप्राय है कि किसी बात को बिना सबूत के अस्तित्व में मानना, जो कि 56 से 58 तक के तत्व हैं, जिनको किसी बात को बिना सबूत के न्यायालय मानेंगे। तो आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के प्रावधानों के अनुसार साबित की जा सकती है? तो 65A के अंतर्गत। आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। विशाल राव बनाम बम्बई राज्य ऑल इंडिया रिपोर्टर 1958 में सुप्रीम कोर्ट के बाद में साक्ष्य विधि के किस विषय से संबंधित है? मृत्युकालीन कथन से संबंधित है, जो कि 32 सब क्लास 1 में दिया गया है, डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कौन सा उपबंध इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता से संबंधित है? तो 65B। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की विषय वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियों का प्रावधान दिया गया है? 22A में दिया गया है। तो आंसर सी है। नेक्स्ट
क्वेश्चन 71 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस प्रावधान के अंतर्गत एक न्यायाधीश वाद के पक्षकार या साक्षी से सुसंगत या असंगत प्रश्न पूछने के लिए अधिकृत हैं? तो धारा 165 के अंतर्गत। आंसर बी है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2014 में दिए गए निम्नलिखित निर्णयों में से किसमें अवधारित किया गया है कि सीसीटीवी कैमरा की फिल्म का हिस्सा सर्वोत्तम साक्ष्य है? टोमासो ब्रूनो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में। आंसर डी है, नेक्स्ट क्वेश्चन 73 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के कारोबार के अनुक्रम में की गई घोषणा ग्राह्य अनुमन्य है? तो 32 सब क्लास 2 के अंतर्गत। आंसर बी है, नेक्स्ट क्वेश्चन 74 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के किस प्रावधान के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय एक सुसंगत तथ्य है? धारा 45A के अंतर्गत। आंसर ए सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन 75 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट द्वितीयक साक्ष्य तथा इसकी विषय वस्तु साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत समुचित रूप से प्रमाणित किए बगैर साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है? आंसर बी है, नेक्स्ट क्वेश्चन 76 अमोनिया प्रेसिमेंटल राइट इज एक्टा सूक्ति का क्या अर्थ है? सभी तथ्यों को उचित अवधारित किया जाना। आंसर ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन 77 सावल दास बनाम बिहार राज्य का मामला संबंधित है रेस जीएसटी के नियम से जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में स्थापित है? आंसर डी है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 साक्ष्य विधि में निम्नलिखित में से कौन शामिल हैं? तो साक्ष्य विधि में साक्ष्य के विधिक नियम शामिल हैं। आंसर सी है, नेक्स्ट क्वेश्चन 79 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये कि एक आदमी ने कुछ सुना या कहा एक तथ्य है, सही है। नक्शा या पुराने दस्तावेज ये भी सही है। तथ्य जो व्याज तथ्यों से इस प्रकार संलग्न हैं कि वे एक ही समव्यवहार के अंग हों, तो ये रेस जीएसटी का है, तो ये सही नहीं है। तो आंसर इसमें सी हो जाएगा। मूल से बनाई या तुलना की गई प्रतिलिपियाँ साक्ष्य ये भी सही है, तो यहाँ पे आंसर डी ना होकर के सी होगा। जो तथ्य व्यवहार से इस प्रकार संलग्न हैं कि वे एक ही समव्यवहार के भाग होते हैं को धारा 6 में रेस जीएसटी के रूप में परिभाषित किया गया है, ना कि रूल निसी के बारे में, तो ये गलत है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 दूधनाथ पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का वाद संबंधित है रेस जीएसटी से अन्य अनुपस्थिति रहने से? तो आंसर बी है, अन्य अनुपस्थिति रहने से। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 निम्नलिखित में से किस बात को लेमिंगटन रूट शूटिंग षड्यंत्र के बाद के रूप में जाना जाता है? मिर्जा अकबर बनाम किंग एम्परर को? आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 डीएनए परीक्षण द्वारा खंडनीय निश्चय अवधारणा का उपबंध करती है कि जो बच्चे का जन्म विवाहित रहते हुए स्थिति के दौरान में 280 दिन के भीतर में हुआ है वो बच्चा जायज होगा। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 साक्ष्य अधिनियम के अधीन चिकित्सीय साक्ष्य का मूल्य है केवल संपोषक है? आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 शिनाख्त परेड किसके द्वारा ली जाती है? तो मजिस्ट्रेट के द्वारा ली जाती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 भारतीय साक्ष्य अधिनियम उस व्यक्ति के द्वारा जो कि मर गया है या मिल नहीं सकता है किया गया कथन सुसंगत तथ्य का कथन सुसंगत होगा व्यवहार एवं आपराधिक दोनों ही मामलों में, चाहे वो सिविल मामले हों या आपराधिक मामले, दोनों में ही मृत्युकालीन कथन सुसंगत माने जाएंगे। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 निम्नलिखित में से किसे शक्ति का सर्वोच्च स्रोत माना जाता है? तो भारत के संविधान को। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 भारतीय संविधान समर्पित है भारत की जनता को? आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 संविधान का कौन सा हिस्सा संविधान के निर्माताओं के विचारों एवं आदर्शों को प्रतिबंधित करता है? तो उद्देशिका। आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 भारतीय संविधान की उद्देशिका में किन 4 उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है? न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता का? आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत गणराज्य को संघ के रूप में ना कि राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है? हालांकि शब्द ये है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, अनुच्छेद 1। आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत अर्थात इंडिया होगा राज्यों का संघ? आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 मूल अधिकार भारत के संविधान के किस भाग में निहित हैं? तो मूल अधिकारों को भाग 3 में बताया गया है और भाग 2 नागरिकता के संबंध में है और भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपी के संबंध में है और भाग 5 स्टेट के संबंध में है। तो प्रश्न के अनुसार आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा लागू होती है? संविधान के भाग 3 एवं भाग 4 में। भाग 3 में अनुच्छेद 12 में और भाग 4 में अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा के बारे में प्रावधान किया गया है। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 संविधान के भाग 4 का कौन सा अनुच्छेद दुर्लभ वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों के प्रोत्साहन हेतु प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 46। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 राज्य के नीति निर्देशक के पीछे बाध्यकारी बल है लोक राय का? आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है?
4A में किया गया है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, संघ की कार्यकारी शक्तियां निहित हैं भारत के राष्ट्रपति में, अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, राज्यसभा जो कि संसद का ऊपरी सदन होता है की संख्या शक्ति होती है 250 सदस्य। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी में। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अधीन स्थापित किया गया है? तो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। और 126 में कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, एड हॉक जजेस की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है। जो प्रश्न के अनुसार आंसर ए सही है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आज का लॉ पेपर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल साबित होगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर अवश्य कर दें, जिससे कि अन्य लोग भी वीडियो को लाभ उठा सकें। और यदि आपको कोई विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और देखते रहें अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल शिव स्टूडियो ऑफ लॉ को। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।